सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस बोलता है ये एक डी लेवल के किंग मॉन्स्टर के कोर से बनी हुई सोर्ड है और ये 100 मिलियन कॉइन्स में सक्सेसफुली ऑक्शन हो गई। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी लोग अपने फ्रांसिस से बोलना स्टार्ट करते हैं 110 मिलियन कॉइन्स, ये कोई बुरे प्राइस नहीं है। इस वेपन से फ्रांसिस की जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद फिर कैप्टन बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि एक ऐसे ऑक्शन के अंदर 100 मिलियन कॉइन्स तो बहुत ज्यादा कम पड़ जाते हैं। फिर रोग बोलती है वाओ फ्रांसिस, तुम तो बहुत अमीर हो, तुमने एक ऐसे ही वेपन पर 110 मिलियन कॉइन्स खर्च कर दिए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की हालत, जो कि अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है मुझे तो अभी अभी थोड़े दिन पहले ही पैसे मिले थे और अब वो सारे चले गए। ये ऑक्शन तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, मुझे सच में ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर ऑक्शन की स्टाफ मेंबर फ्रांसिस की सोर्ड को उसके पास लेकर आ जाती है। सर, ये वो वेपन है जो कि आपने जीता है और इतनी ज्यादा शानदार सोर्ड पाने के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी इस सोर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है एंड साथ ही साथ वो चेक करता है कि सोर्ड कैसी है। जिसके बाद फिर वो अपनी सोर्ड को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है ये है विंड ब्लेड और इसका वेट है 15 केजी। इसने मेरी एजिलिटी को 99 पॉइंट से बढ़ा दिया है और एक एडिशनल चीज ये है कि इसने मेरे को डी लेवल से स्पीड अप कर दिया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन आता है ये डी लेवल की स्पीडिंग अप है और अगर यहाँ पर यूजर अपनी स्पीड के साथ किसी पर अटैक करता है तो उसकी जो स्पीड होगी वो इनहेंस होकर 30% से बढ़ जाएगी। और यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद फ्रांसिस सोर्ड को देखकर बोलता है जो कोई भी सोर्ड को चलाएगा उसे 99 एजिलिटी पॉइंट्स मिलेंगे जो कि डी लेवल की लिमिट्स हैं। क्या सच में डी लेवल के किंग मॉन्स्टर कोर वाले वेपन्स यूजर को इतनी ज्यादा पावर्स देते हैं? और साथ ही साथ जो इसकी एडिशनल स्किल डी लेवल की स्पीडिंग अप है वो तो और भी ज्यादा ग्रेट स्किल है। और जो मेरी आइस कोल्ड थी उसके अंदर 2 एडिशनल स्किल्स थी, लेकिन जो विंड ब्लेड की स्किल्स हैं वो और भी ज्यादा यूजफुल हैं। यहाँ पर आइस कोल्ड के अंदर 2 स्किल्स होती हैं, जिसमें पहली होती है शार्प सोर्ड एंड सेकंड होती है ई लेवल की स्ट्रैप। लेकिन जो यहाँ पर विंड ब्लेड सोर्ड है उसके अंदर एक ही स्किल है जो है डी लेवल की स्पीडिंग अप। इसका मतलब डी लेवल की स्पीडिंग अप के साथ जब मैं शैडो सोर्ड का यूज करूंगा तो मेरे जो एनिमी होंगे वो मेरे मूव को कभी भी कैच नहीं कर पाएंगे। ये सच में काफी बढ़िया वेपन है जिसकी वजह से जो मेरी स्ट्रेंथ है वो 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन फिर भी ये अभी भी बहुत ज्यादा महंगी है क्योंकि मैंने इसके ऊपर 100 मिलियन से ज्यादा कॉइन्स खर्च कर दिए। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये बात सुनकर अंकल फिन बोलना स्टार्ट करते हैं तुम पैसों की चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर अपने हाफ ईयर के अंदर हार्ड वर्क करते हो तो तुम वापस से पैसे कमा लोगे और तुम्हें तो खैर आधा साल भी नहीं लगेगा। अगर तुम यहाँ पर ज्यादा लकी रहे तो तुम वापस से प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर को मारकर और साथ ही साथ कुछ डी लेवल के कोर्स को बेचकर वापस से रिकवरी कर लोगे। लेकिन हंट पर जाने से पहले तुम्हारे पास एक अच्छा सा वेपन होना जरूरी था। और यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनकर फ्रांसिस भी थोड़ा हिचकिचाते हुए मन में सोच रहा होता है जब मैं बच्चा था तब से ही मैं अपनी स्पेंडिंग्स पर काफी ज्यादा ध्यान देता हूँ, लेकिन अचानक से ही मैं इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दूं तो ये तो थोड़ा बहुत पेनफुल रहता ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई बोलता है फ्रांसिस क्या उसी ने विंड ब्लेड को खरीदा है? चलो ठीक है, लेकिन क्या सच में वो डी लेवल के मॉन्स्टर कोर को अपनी पावर्स के साथ बाहर निकाल सकता है? जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वुड लियोनार्ड आ जाता है और वो अपने फ्रांसिस की तरफ देखकर पीछे घूमते हुए मन में सोच रहा होता है वहाँ पर हमें जितने भी स्काउट्स की लाशें मिली हैं उन सभी पर सोर्ड के निशान हैं, लेकिन यहाँ पर शॉन की इतनी ज्यादा बड़ी सोर्ड ऐसे घाव बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो क्या इसका मतलब नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि वो आदमी इतना ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता। अब मुझे और भी जल्दी से जल्दी पावरफुल बनना होगा और मुझे भी ये सभी चीजें ऑब्टेन करनी होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही वो अपनी स्क्रीन की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहीं खड़े हुए अपने कैप्टन फ्रांसिस के पीछे से बोलते हैं वापस से कुछ अमेजिंग सी चीज पॉप अप हुई है। जिसके साथ हम देखते हैं वहाँ पर डी लेवल का स्टार सीड आता है जिसका फ्लेवर चिकन का है एंड उसकी स्टार्टिंग बिड होती है 15 मिलियन कॉइन्स। और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है ये एक स्टार सीड है, एक डी लेवल स्टार सीड। हालांकि ये यहाँ पर डी लेवल के किंग मॉन्स्टर के कोर जितना महंगा तो नहीं है पर ये उससे कई ज्यादा रेयर है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अनाउंसर अनाउंस करते हुए बोलता है जब से स्टार सीड्स की खोज हुई है ये एक्सचेंज मार्केट में बहुत ज्यादा कम दिखाई देते हैं और फिर जितने भी यहाँ पर पावरफुल फैक्शंस हैं वो यही चाहेंगे कि ये सब ट्रेजर उन्हीं के पास रहे। और यहाँ पर जो डी लेवल का स्टार सीड है वो काफी ज्यादा रेयर है तो ये लगभग अभी तक किसी भी ऑक्शन में दिखाई नहीं दिया। और यहाँ पर इन सब बातों को सुनकर वुड लियोनार्ड बोलता है मुझे
यकीन नहीं होता कि इस बार ये एक डी लेवल का स्टार सीड है, क्योंकि मुझे जो इंटेक्शन के अंदर एक भी डी लेवल का स्टार सीड नहीं मिला, इसलिए मुझे ये हर हालत में जरूर से चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने फ्रांसिस की नजर भी इस चीज पर पड़ चुकी होती है, जिसके बाद वो शौक होते हुए बोलता है ये डी लेवल का स्टार सीड लगता है कि, बट तभी यहाँ पर बात कट होती है और वापस से अनाउंसर अनाउंस करता है सब लोग सुनो, स्टार सीड काफी ज्यादा रेयर होते हैं, ये किसी भी ऑक्शन में बहुत कम बिकते हैं, और सबसे जरूरी बात ये एक डी लेवल का सीड है और एक्सचेंज मार्केट के ऑथेंटिकेशन के हिसाब से हमें ये यकीन है कि ये वॉरियर्स की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर सभी लोग एकदम से खुश होते हुए बोलते हैं डी लेवल का स्टार सीड, वो भी ग्रैंड लेवल। लेकिन हम वही देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एकदम शांत होते हुए सोच रहा होता है डी लेवल के स्टार सीड को कंज्यूम करने के बाद मैंने स्ट्रेंथ के 20 पॉइंट्स को रेज कर लिया था, और वो सभी सीनियर वॉरियर्स जो कि टैलेंटेड नहीं हैं, उन सभी के लिए स्टार सीड एक काफी अच्छा मेथड हो सकता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रैंड लेवल को रीच कर सकें। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बताना स्टार्ट करता है सिर्फ उन्हीं वॉरियर्स को जिनके एट्रीब्यूट 99 पॉइंट्स होते हैं, उनके पास ही ग्रैंड लेवल तक पहुँचने का मौका होता है। हालांकि हर किसी के अंदर अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग एट्रीब्यूट पॉइंट्स के लिए 99 पॉइंट्स हासिल ही नहीं कर पाते। बट तभी हम देखते हैं फिर उसके बाद कैप्टन यहाँ पर बताते हैं उस समय पर स्टार सीड जो उन्हें खास एट्रीब्यूट के लिए पॉइंट दे सकता है, वो उनके लिए काफी ज्यादा मदद करेगा, और एक प्रोफेशनल ऑक्शनियर से इससे कम की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर सकते। उसने यहाँ पर कुछ ही वर्ड्स के अंदर ज्यादातर गेस्ट की डिजायर बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो डी लेवल का स्टार सीड है वो काफी ज्यादा ही अमेजिंग प्राइस पर बिकने वाला है। ऑफ कोर्स डी लेवल का स्टार सीड वर्थ इट तो रहता है, चाहे फिर वो कितने भी प्राइस का हो। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर लगातार फिर डी लेवल के स्टार सीड के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। 16 मिलियन कोइंस, 18 मिलियन कोइंस, 20 मिलियन कोइंस, 25 मिलियन। लेकिन अब यहाँ पर गुस्से में वुड लियोनार्ड बोलता है मैं इसे 35 मिलियन कोइन तक लेकर चले जाऊंगा, और मुझे यहाँ पर डी लेवल का स्टार सीड जरूर से लेना होगा। अगर मैं इसे यहाँ पर ऑब्टेन कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं 1 से 2 साल के अंदर ग्रैंड लेवल तक पहुँच जाऊंगा। बट तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस की टीम को, जहाँ पर रोग बोलती है बिड 55 मिलियन कोइंस तक पहुँच गई है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर स्टार सीड की वर्थ है वो मार्केट के अंदर 45 मिलियन कोइंस है। लेकिन सच में ये प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर पोल रॉक को बताता है वो प्राइस तो सिर्फ एक सेट किया गया प्राइस है, लेकिन जो स्टार सीड होता है वो हमेशा से ही प्राइसलेस रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वापस से वुड लियोनार्ड काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मैं इसे और भी ज्यादा 35 मिलियन से बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर वुड लियोनार्ड को देखने के बाद फ्रांसिस कैप्टन से बोलता है कैप्टन वुड लियोनार्ड भी बिडिंग कर रहा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज उसे हर कीमत पर चाहिए। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर अंकल फिन बोलते हैं बेशक वो इस चीज को चाहता है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा से ही उसकी वीकनेस रही है, और अगर उसे डी लेवल का स्टार सीड मिल जाता है तो उसे ग्रैंड लेवल तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मौके मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसे ये चीज नहीं मिली तो उसे वापस से ग्रैंड लेवल तक पहुँचने के लिए कम से कम 10 साल तो लग जाएंगे। एंड यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा इविल लुक में बोलता है अगर वो यहाँ पर इस चीज के लिए तरस ही रहा है तो क्यों ना हम भी। और इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं वुड लियोनार्ड की तरफ का सीन 60 मिलियन कोइंस। फाइनली ये रुक गया, लेकिन ये यहाँ पर 15 मिलियन कोइंस ज्यादा है मार्केट के प्राइस से। बट मुझे इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि जो डी लेवल का स्टार सीड यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है, और अगर मैंने इसे यहाँ पर मिस कर दिया तो मुझे कभी भी दूसरा नहीं मिलेगा। बट तभी हम देखते हैं अचानक से वापस से रिंग होता है। यहाँ पर प्राइस 61 मिलियन कोइंस हो चुका है, और इसे देखने के बाद लियोनार्ड काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है नहीं, ये बास्टर्ड वापस से बिडिंग कर रहा है। क्या उसे सच में ये चीज नहीं पता कि यहाँ पर इसका प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुका है? ये जरूर बेवकूफ है। और इतना होने के साथ ही यहाँ पर लगातार वापस से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। 63 मिलियन कोइंस, 64, 66, 90 मिलियन कोइंस। एंड यहाँ पर इन सब को देखने की वजह से लियोनार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। चलो बिडिंग अब 90 मिलियन कोइंस पर रुक चुकी है। ये 2 डी लेवल के स्टार सीड्स को खरीदने के लिए बिल्कुल काफी हैं। मुझे तो इस चीज पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा। आखिरकार वो किसके अगेंस्ट इतनी ज्यादा बिडिंग कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो बस थोड़ी और पावर के साथ हाई लेवल के सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर की स्ट्रेंथ पर पहुंच जाए? जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से वुड लियोनार्ड की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो साथ ही साथ बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है कौन है, आखिरकार वो कौन है जो इस सीड के लिए मेरे खिलाफ बिडिंग कर रहा है? यहाँ पर प्राइस लगभग 98 मिलियन कोइंस तक पहुँच चुका है, और मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन कोइंस है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर करंट बिडिंग प्राइस 100 मिलियन
मिलियन कॉइन्स हो चुका होता है। एंड उसके ऊपर यहाँ पर वुड लियोनार्ड भी टैप कर देता है। अगर यहाँ पर इस बास्टर्ड ने इसके ऊपर हाई प्राइस लगा दिया तो मैं हार मान लूंगा, क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा स्टूपिड नहीं हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्शन का मैनेजर बोलने लगता है, एक जेंटलमैन ने 100 मिलियन कॉइन्स दिए हैं, क्या कोई और है जो कि इससे ज्यादा बोली लगाना चाहता है? डी लेवल के स्टार सीड की सबसे ऊंची बिडिंग है 100 मिलियन कॉइन्स, 1 2 3 और ये बिक गया। जिसके बाद फिर यहाँ पर मैनेजर भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशंस गोल्डन सिटी की लियोनार्ड फैमिली ने आज ऑक्शन की सबसे ज्यादा रेयर चीज को, मतलब डी लेवल के स्टार सीड को 100 मिलियन कॉइन्स के साथ यहाँ पर खरीद लिया है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग प्राइस है। बट वहीं हम देखते हैं अपने लियोनार्ड की हालत, जो कि काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलता है, मैंने इतने ज्यादा हायर प्राइस पर एक डी लेवल के स्टार सीड को खरीदने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। आखिरकार उस बास्टर्ड ने हार क्यों मान ली? क्या वो मुझे यहाँ पर पागल बनाना चाहता था? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है। लियोनार्ड फैमिली तो सच में काफी ज्यादा रिच है, बहुत बढ़िया। मिस्टर वुड लियोनार्ड ने डी लेवल के स्टार सीड को 100 मिलियन कॉइन्स में खरीदा है, ये तो एक तरीके का न्यू रिकॉर्ड है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वुड लियोनार्ड को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, अच्छा तो ये सब वो निकले। फ्रांसिस, आज के बाद मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगा, अब तुम्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अब डी लेवल का स्टार सीड मेरा है, जिसके बाद तुम्हें मारना बस यहाँ पर एक चींटी कुचलने जैसा होगा। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को, बट उससे पहले जो भी प्लीज वीडियो को अभी तक देख रहा है वो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना एंड कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से बताना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सो वेल, नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं वुड लियोनार्ड ऑक्शन से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं, वुड लियोनार्ड ऑर्डिनरी सीनियर वॉरियर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर यहाँ पर उसने डी लेवल स्टार सीड का यूज करा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मे बी वो यहाँ पर ग्रैंड लेवल को भी अचीव कर सकता है। और फ्रांसिस, अब जब भी तुम अगर उसका सामना करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है, ठीक है कैप्टन, मैं ध्यान रखूंगा। बट साथ ही साथ वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, ग्रैंड लेवल, वुड तो बस सपनों में ही उस लेवल पर पहुँच पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को सिस्टम ने पहले ही बता दिया होता है कि जो सीड था वो 40% तक खराब हो चुका है। और उस चीज को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, डी लेवल का स्टार सीड इतना ज्यादा रेयर है कि बस कुछ ही लोग उसे बता पाते हैं कि ये वाला डी लेवल का स्टार सीड अच्छा है या फिर नहीं। और ये जो सीड था वो 40% तक खराब हो चुका है, मतलब कि ये तो ई लेवल के स्टार सीड से भी काफी ज्यादा कम इफेक्टिव रहेगा। और यहाँ पर वुड ने एक खराब सीड के ऊपर अपने 100 मिलियन कॉइन्स खर्च कर दिए हैं और अगर इस चीज का उसे पता चल गया तो वो सच में काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। वॉरियर सिस्टम किसी भी चीज की वैल्यू पता कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा काम की चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से वापस से ऑक्शन के अंदर एक और आइटम आता है, जिसे देखने पर पता चलता है वो एक लाइटनिंग स्टेप है और उसकी स्टार्टिंग बिडिंग यहाँ पर 30 मिलियन कॉइन्स है। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने पर काफी ज्यादा शौक होते हुए फ्रांसिस बोलता है, डी लेवल की मूवमेंट स्किल के प्राइस कम से कम 10 मिलियन कॉइन्स होने चाहिए। आखिरकार यहाँ पर लाइटनिंग स्टेप स्किल की कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है, और वो भी सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपने अंकल फिन फ्रांसिस को बताने लगते हैं, क्या तुम्हें उस स्किल के बारे में नहीं पता? ये कोई भी ऑर्डिनरी डी लेवल की स्किल नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा स्पेशल है। जिसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। आखिरकार ये कौन सोच सकता है जो स्किल खो गई थी, लाइटनिंग स्टेप, वो यहाँ पर ऑक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर पोल भी बताता है, लाइटनिंग स्पीड। अब मुझे याद आया, लायन, वो सुप्रीम लेवल वॉरियर जो कि 3 साल पहले मॉन्स्टर वेव के अंदर मारा गया था और उसके पास ऐसी ही एक यूनिक मूवमेंट स्किल थी। एंड यहाँ पर उस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है, क्या यूनिक मूवमेंट स्किल, वो भी सुप्रीम लेवल के वॉरियर की? जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने कैप्टन बताने लगते हैं, 3 साल पहले वॉरियर लोयन रेनबो माउंटेन पर मॉन्स्टर्स की वेव में मारा गया था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसने पूरी कंट्री को शॉक में डाल दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि लोयन यहाँ पर मॉन्स्टर की पावर से नहीं मारा गया था, बल्कि वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो 3 दिन और 3 रातों तक लड़ने के बाद काफी ज्यादा थक गया था और फिर आखिरकार उस पर सभी के सभी मॉन्स्टर्स हावी हो गए। और ये सिर्फ उसकी मूवमेंट स्किल लाइटनिंग स्पीड ही थी जिसने उसे 3 दिन और 3 रातों तक मॉन्स्टर्स की वेव को झेलने दिया था। और पूरी लाइटनिंग स्टेप एक सुप्रीम लेवल की मूवमेंट स्किल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लायन ने यहाँ पर उसे किसी को भी नहीं सिखाया था और उसकी लाइटनिंग स्टेप स्पीड उसके साथ ही खो गई। और ये जो एक पार्ट है ये उन्हें प्रोबेबली रेनबो माउंटेन के ऊपर ही मिला होगा, जो कि उन फ्रेगमेंट्स में से एक है।
और इसका जो यहाँ पर एक ये पार्ट है उसकी बिडिंग ही काफी ज्यादा महंगी है, जिसकी वजह से शायद से उसे कोई भी नहीं खरीदेगा। एंड यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद फ्रांसिस यहाँ पर सोचते हुए बोलने लगता है लाइटनिंग स्ट्रैप उसका पार्ट 1 एंड इसकी जो स्टार्टिंग बिडिंग प्राइस है वो है 30 मिलियन कॉइंस। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से ही सिस्टम फ्रांसिस को बताता है ये जो लाइटनिंग स्ट्रैप की स्किल है वो लेवल C की है और मैं इस आइटम को पूरे तरीके से एग्जामिन कर सकता हूँ, बस उसके लिए तुम्हें आइटम को छूना होगा। एंड यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है फ्रेगमेंट स्किल एक्चुअली में C लेवल की स्किल है और C लेवल की स्किल 30 मिलियन में ये तो ज्यादा नहीं है, और तो और ये सुप्रीम लेवल के वॉरियर की एक यूनिक स्किल है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस बिडिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर रोक बोलती है फ्रांसिस आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ फ्रांसिस तुम, लेकिन तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर बताना स्टार्ट करता है क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्रैप एक सुप्रीम लेवल वॉरियर की एकदम यूनिक स्किल है और साथ ही साथ जो इसकी वैल्यू है वो भी 30 मिलियन कॉइंस है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे कलेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि एक लाइटनिंग स्ट्रैप के जरिए क्या मैं यहाँ पर एक बेटर स्किल को डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर फिर कैप्टन बताने लगते हैं गिल्ड के पास काफी ज्यादा चॉइसेस हैं और अगर तुम यहाँ पर सीखना ही चाहते हो तो तुम डी लेवल की मूवमेंट स्किल को बिना पैसे खर्च करे सीख सकते हो। बट यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्रैप है वो एक सुप्रीम लेवल की स्किल है जो कि सीखने में एक ऑर्डिनरी डी लेवल की स्किल से काफी ज्यादा हार्ड है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस इरादे ना बदलते हुए वापस से बोलता है मैं बस एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपने अंकल फिन है वो तो अपने माथे को ही पकड़ लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वापस से वो स्टाफ मेंबर आती है और अपने फ्रांसिस को वो स्किल दे देती है, जिसका मतलब अपने फ्रांसिस ने सिर्फ एक ही बार बिड करा एंड वो स्किल फ्रांसिस की हो गई। फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे उस स्किल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये लाइटनिंग स्टेप स्किल है जो कि लेवल C की है, बट ये अभी अनएक्टिवेटेड है अपग्रेडेबल के लिए। एंड यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ अपने एट्रीब्यूट पॉइंट के साथ। बहुत बढ़िया, एक C लेवल की मूवमेंट स्किल मेरी कॉम्बैट स्किल को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन शो होता है अगर तुम यहाँ पर लाइटनिंग के फर्स्ट पार्ट को एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 45 एट्रीब्यूट पॉइंट चाहिए। बताओ क्या तुम इसे एक्टिवेट करना चाहते हो? अपने फ्रांसिस की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो साथ ही साथ मन में सोचता है क्या मुझे इसे एक्टिवेट करने के लिए 45 एट्रीब्यूट पॉइंट चाहिए? अभी भी एक डी लेवल की स्किल को एक्टिवेट करने के लिए मुझे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन एक C लेवल की लाइटनिंग स्पीड में 45 एट्रीब्यूट पॉइंट्स क्यों चाहिए? और साथ ही साथ ये तो कोई राउंड ऑफ नंबर भी नहीं है। सिस्टम क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर शौक होते हुए फ्रांसिस वापस से सिस्टम की तरफ देखता है जहाँ पर उसमें लिखा होता है जो लाइटनिंग स्ट्रैप है वो एक सुप्रीम लेवल की स्किल है और होस्ट ने इसे एक्टिवेट करने के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं की हैं। हालांकि फिर भी यहाँ पर होस्ट को इसे एक्टिवेट करने की परमिशन है क्योंकि ये सिर्फ उस स्किल का एक पार्ट है और यही एक वजह है जिसकी वजह से होस्ट इसकी वैल्यू को एक नॉर्मल C लेवल स्किल के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 47 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टीम अप मुझे काफी ज्यादा अनईजी फील करा रहा है। डैम इट, कम से कम 30 एट्रीब्यूट पॉइंट के बिना मुझे यहाँ पर सेफ फील नहीं होगा। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना ऑक्शन का सारा काम निबट जाता है, जिसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है एक रोड पर जहाँ पर अपनी टीम की कार चल रही होती है एंड उसके अंदर बैठे कैप्टन फ्रांसिस को बोलते हैं फ्रांसिस तुमने यहाँ पर न्यू वेपन को खरीदा है तो क्या तुम उसकी पावर को टेस्ट करना चाहते हो? क्या पावर का टेस्ट? लेकिन आखिरकार कैसे? बेशक तुम्हें यहाँ पर लड़ने के लिए एक ओपोनेंट तो जरूर से चाहिए होगा। और इतना बोलने के साथ कैप्टन यहाँ पर अपनी तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे होते हैं चलो फ्रांसिस तुम मेरे साथ एक मैच करो, तुम्हें क्या लगता है? और इतना सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं फ्रांसिस यहाँ पर फाइट करने वाला है, वो भी कैप्टन के साथ। हाँ कैप्टन और फ्रांसिस, चलो ठीक है कैप्टन के साथ फाइट, ये तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में जहाँ पर आमने सामने अपने कैप्टन और फ्रांसिस खड़े होते हैं और इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर मिस्टर लुइस भी आए होते हैं। उसका ओपोनेंट सीन गेल है। बढ़िया, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इस बच्चे की रियल पावर को देखना चाहता हूँ। फ्रांसिस एक म्यूटेटेड रेजिंग मैस्टिफ को मारने में कामयाब रहा था, जिसकी वजह से उसे सीनियर लेवल के पीक पर पहुँच जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कैप्टन को जो
की फ्रांसिस से बोलते हैं चलो फ्रांसिस मुझ पर अटैक करो, मैं तुम्हें यहाँ पर पहला मूव देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने कैप्टन के अंदर से काफी ज्यादा ओरा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और उस ओरा की वजह से ही यहाँ पर फ्रांसिस अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है मैंने आज से पहले कभी भी ग्रैंड वॉरियर के ओरा के प्रेशर को फील नहीं किया है, लेकिन सच में रियल फाइट के अंदर प्रेशर और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। चलो ये भी ठीक है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बीच और एक ग्रैंड वॉरियर के बीच कितना ज्यादा गैप है। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस डायरेक्ट कैप्टन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इतना देखने के बाद फिर यहाँ पर पोल बोलता है इस तरीके की स्पीड मुझे तो लगभग उसकी शेडो भी दिखाई नहीं दी। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और आप लोग यहाँ पर प्लीज मुझे कमेंट में बता देना कि आपको क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कौन जीतने वाला है। एंड अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो, लेकिन ये रूल वीडियो अपलोडिंग के एक दिन बाद स्टार्ट होगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।